Good morning, students. Today I will continue our chapter Industries. Okay, I already taught you about this chapter Industries. Industries हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी. ठीक है, उस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उसे किस टाइप से डिवाइड किया गया है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, है ना. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी. ओके, एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ये था. फिर हमने ऑनरशिप के अकॉर्डिंग पढ़ा था. इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर हमने पढ़ा था. फिर फैक्टर्स पढ़े थे हमने अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के. फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने पढ़ा था. और फिर उसके लास्ट प्रोसेस हमने पढ़े थे इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वुलन गारमेंट्स. अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन. हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रीजन. एन एरिया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्लोज टू वन अनदर कंसंट्रेटेड इन अ प्लेस इज नॉन एज एन इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल रीजन यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन सा होता है. इंडस्ट्रियल क्षेत्र वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लेकिन वो बहुत पास में होती है एक दूसरे से और कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो वो जो एरिया होता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, means of transport, infrastructure, etc. The region of Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern part of Asia are some examples. इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं. वो एरिया जहाँ पे मतलब हमें रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हो. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है. ठीक है, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, वो अगर सब पास में मिल जाता है तो वो क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन जाता है. और ऐसे एरियाज़ के एग्जांपल्स हमें जो दिए हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका दिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप दिया है, ईस्टर्न यूरोप दिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड सम एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट, द मैप गिवन बिलो शो द मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ द वर्ल्ड. इसमें देखिए ये जो ब्राउन कलर से जो भी शो हो रहा है ये मेजर मैन्युफैक्चरिंग रीजन है, एंड राउंड डॉट से जो है ब्राउन कलर से अदर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से ही है. ठीक है, ये हमें दिख ही रहा है ब्राउन कलर से. जैसे इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका में ये एरिया ब्राउन कलर से शो है, यूरोप में ये है. ओके, एंड एशिया के अंदर ये एरिया जो है ये मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं. Okay students, yes, in India most of the iron and steel industries were initially concentrated in Jharkhand and North Odisha. Hence the industrial region were in Jamshedpur, Bokaro, Bhilai, Raurkela, Durgapur, etc. yes, इंडिया के अंदर जो मोस्टली आयरन प्लांट्स हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है. ठीक है, वो कहाँ है, झारखंड एंड नॉर्थ उड़ीसा में है. और इसके जो क्षेत्र हैं, रीजन है, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला एंड डूंगरपुर एट्सेट्रा है. द मॉडर्न इंडस्ट्री रीजन ऑफ इंडिया आर मुंबई पुणे क्लस्टर. मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है इंडिया के अंदर मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट एंड द कोलन तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन. ये सारे दे रखे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़. मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रखा है वो हम पढ़ेंगे. द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. मेजर इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमें बताया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजीज जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IT इंडस्ट्री,
and the iron and steel and textile industry are traditional older industries, whereas information technology in an emerging industries. Yes, ये जो आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये तो हमारी ट्रेडिशनल है, मतलब ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है, लेकिन जो आईटी है इंडस्ट्री वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन जर्मनी. यस. USA, Japan, China, Russia. Textile industries are located in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan, Bangladesh. The major information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. Yes, IT का जो इंडस्ट्री है वो सिलिकन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया में है एंड इंडिया के अंदर बेंगलुरु में है. Iron and steel industry. In the present time, industrial growth is not possible without iron, without which no other industry is possible. ठीक है. Yes, आयरन एंड स्टील प्लांट जो है इंडिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के बिना जो है दूसरी इंडस्ट्री जो है उसका होना पॉसिबल ही नहीं है. इट इज़ नॉन एज द बैकबोन फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज़. यस, ये जो है सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए बैकबोन का काम करती है. कौन सी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स. यस, अ फीडर industry whose products are used as raw materials for other industries. It is used in agriculture machinery, in means of transport, building, dam and buildings, factories and other infrastructure. Yes, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो सभी फील्ड में काम आती है, जैसे एग्रीकल्चर में, मशीनरीज के यूज़ में, ट्रांसपोर्ट के, बिल्डिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए. तो कौन सी इंडस्ट्री जो है बैकबोन का काम करती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द इनपुट इंडस्ट्रीज ऑफ फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज iron ore, coal, limestone, along with water, labor, power supply, capital, and land. Hence, for its various use, as mentioned above, it need to be transported to different place, far off and nearby. Yes, the inputs required for iron and steel industry. यस, जो इनपुट्स चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए इंक्लूड रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स के अलावा जो है सच एज आयरन ओरे होना चाहिए, कॉल एंड लाइमस्टोन ये होना चाहिए. इसके अलावा जो है अलॉन्ग विथ वाटर, लेबर, पावर सप्लाई, कैपिटल्स एंड लैंड, ये भी हमें इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है. हैंस फॉर इट्स वेरियस यूजेस एज मैंशन अबव, it need to be transported to different place for far off and nearby. yes, जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो दूर दूर भी और पास के एरिया में भी किया जाता है. necessitating goods transportation facilities. Iron ore is converted into steel, which involves various stages of processing. Raw materials is put in blast furnace where it undergoes the process of smelting. It is further refined and the output obtained is still then is that is then used by other industries as raw materials. मतलब जो भी आउटपुट, मतलब हम रॉ मटेरियल्स हमें निकलता है उसकी, मतलब उसे रिफाइन वगैरह करके जो आउटपुट हमें मिलता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है, दूसरे रॉ मटेरियल्स के रूप में काम में आता है. स्टील इज़ अ टफ मेटल एंड इट कैन बी गिवन एनी शेप. यस, कट, मेड इनटू वायर्स एंड शीट्स. The alloys of steel can be made by adding a small amount of other metals such as aluminium, copper, nickels. Alloys make the steel hard, tough and rust resistance. ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो है स्टील जो है उसको टफ मेटल तो होता ही है
बट इसको जो है हम शेप भी दे सकते हैं, शेप, कट एंड मेड इनटू वायर्स, वायर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एडिटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेटल्स, कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेटल्स भी इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यस। बिफोर 1800 CE आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल्स थे वहाँ पे ये इंडस्ट्री लोकेटेड थी। पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल, ठीक है, जहाँ पे पावर सप्लाई था, वाटर की फैसिलिटी थी, उसी जगह पे ये इंडस्ट्री डेवलप थी। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू द एरिया नियर कॉल फील्ड एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कनेल्स एंड रेलवेज। यस, और धीरे धीरे ये जो शिफ्ट होगी कॉल फील्ड में, जहाँ पे कोयला मिलता है उस फील्ड के अंदर ये शिफ्ट होगी, और अब जो है धीरे धीरे ये जुड़ती जा रही है कनेल से, रेलवे से। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट बिकॉज दे हैड बिकम वेरी लार्ज एंड iron ore had to be imported from overseas। यस, और ये धीरे धीरे जो है बहुत ही एक्सटेंसिव होता गया है, मतलब, और बहुत से एरिया में ये, जैसे सी पोर्ट एरिया में भी ये शुरू किया गया है, ठीक है। ओके, in India, the iron and steel industries have developed in areas which have advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. The important iron and steel production centers, producing centers are भिलाई, मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो हैं आयरन एंड स्टील के, वो हैं भिलाई, डूंगरपुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, spreading over the 4 states of West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Other important steel producing centers which have developing using local resources are Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Vijayanagar and Bhadravati in Karnataka and Salem in Tamil Nadu. Let us take a case study on from India and one from outside India to make a comparison among the two. Yes, मतलब अब हम जो है इसे एक कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं इंडिया में एंड आउटसाइड में, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं टिस्को, ओके, एट जमशेदपुर। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नॉन एज टिस्को, यस, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, इज़ द फर्स्ट एवर प्राइवेटाइज्ड आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप इन एशिया। ये पहला जो है प्राइवेट सेक्टर का प्लांट है जो एशिया में लगाया गया था, स्टील एंड प्लांट्स, आयरन एंड स्टील का। दिस वॉज सेटअप बिफोर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1907 बाय जमशेदजी टाटा। यस, ये जो है इंडिपेंडेंस से पहले 1907 में लगाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं, टिस्को। टिस्को कैसे नाम हुआ? टाटा का टी, आयरन का आई, TIT, और इसको स्टील का S और कंपनी का CO लिया है, ऐसे करके टिस्को नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यस, इट इज़ द 10th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। यस, ये जो है 10वें नंबर की सबसे लार्ज प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में, टिस्को आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, द लोकेशनल एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप स्टील प्लांट एट जमशेदपुर आर, इसे जमशेदपुर में सेट किया गया क्यों? इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द confluence of river Subranrekha and Kharkhai in Jharkhand, providing easy availability of water। yes, झारखंड में इसकी जो है मतलब लोकेशन
झारखंड में ही इसे अवेलेबिलिटी क्यों मिली है ना, मतलब सेटअप क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है रिवर जो थी सुब्रनरेखा एंड खारखाई रिवर से वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। द एरिया रिच इन वेरियस और नीड्स फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील एंड लोकेटेड क्लोज बाय। यस, और यहाँ पे जो है ये जो एरिया था वो रिच था किसके लिए, ऑरेज खान जो यहाँ पे थी बहुत सारी स्टील्स की, एंड लोकेटेड क्लोज बाय, और ये काफ़ी जगह से क्लोज भी था। इट गेट्स कॉल फ्रॉम झरिया। यस, यहाँ से जो कॉल है वो मिलता था हमें कहाँ से, झरिया, झारिया कॉल फील्ड से इन झारखंड। आयरन और फ्रॉम सिंहभूम इन झारखंड एंड मयूरभंज इन उड़ीसा। अदर materials such as dolomites comes from गंगपुर। यस, जो डोलोमाइट्स की ज़रूरत थी वो हमें कहाँ से मिलता था, यहाँ पे गंगपुर से। लाइमस्टोन फ्रॉम बेलापार। यस, लाइमस्टोन जो है वो बेलापार से मिलता था। एंड मैग्नीज जो है वो हमें नौमुदी से मिलता था इन झारखंड, विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटली। ये जो एरिया जो ज़रूरत थी इसके लिए प्लांट्स के लिए, ये एरिया इसके काफ़ी क्लोज थे, इसलिए हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाते थे। ओके स्टूडेंट, द मेन मार्केट एंड पोर्ट इज़ कोलकाता विच इज़ जस्ट 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जमशेदपुर। और यहाँ पे जो मार्केट था एंड पोर्ट जो था वो कोलकाता का, ठीक है, वो भी 250 किलोमीटर्स दूर ही था जमशेदपुर से। ईजी एंड चीप लेबर इज़ अवेलेबल, और जो लेबर थी वो भी ईजिली अवेलेबल हो जाती थी कम रेट पे, ठीक है ना, अवेलेबल फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश से, ठीक है। फॉर फर्दर डेवलप्ड गवर्नमेंट initiatives such as finance and insurance were provided। इस गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो है, डेवलपमेंट जो है वो भी अवेलेबल थे यहाँ पे फाइनेंस के लिए एंड इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। बिसाइड्स आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इसके अलावा आयरन एंड स्टील प्लांट्स के जमशेदपुर के अंदर हैज़ फर्दर डेवलप्ड वेरियस अदर्स इंडस्ट्रीज़। जमशेदपुर में जो है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप्ड है, जैसे such as chemical industry, locomotive part, agriculture equipment, machinery, cable and wired, tin plates, etc। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जमशेदपुर में जो टिस्को ही नहीं है, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो यहाँ पे हमने बताई है। केमिकल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, केबल एंड वायर एंड टिन प्लेट्स। वेरियस doors were opened up in India, leading in industrial development after the iron and steel industries came up. Most of industries sector of the world are directly indirectly dependent on iron and steel industry for their basic infrastructure. The iron and steel industries of India largely consist of integrated steel plant as well as mini steel mills. It also includes secondary producers such as rolling mills and ancillary industries। यस, जैसे ये जो इंडस्ट्री आई थी टिस्को, इसके अलावा जो है बहुत सी इंडस्ट्री को इससे बेस मिला, ठीक है ना, वो भी इंडिया से जुड़ी। वर्ल्ड आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील, मतलब ये वर्ल्ड के अंदर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो है वो जुड़ी हुई है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, अब है पिट्सबर्ग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पिट्सबर्ग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इज़ नॉन एज द कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील। ये ध्यान रखना, ये जो है जानी जाती है किस नाम से, कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील। नियरली 1/4 ऑफ द कंट्री स्टील प्रोड्यूस्ड हेयर एनुअली, ठीक है। इट इज़ सिंस द 17th century दैट द स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड हेयर। द लोकेशन एडवांटेजेस फॉर सेटिंग अप स्टील प्लांट्स हेयर एट पिट्सबर्ग आर। अब पिट्सबर्ग में जो है ये सेटअप हुआ,
ठीक है ना, स्टील प्लांट्स, उसके क्या कारण थे? इट इज़ लोकेटेड नियर कोल माइंस, कोल माइंस के पास में था। आयरन और कम्स फ्रॉम माइंस एट Minnesota, which is about 1500 kilometers from Pittsburgh, and it between these mines and Pittsburgh, the best routes of shipping ore cheaply are the famous Great Lakes waterway. Trains carry the ore from the Great Lakes of the Pittsburgh area and the Ohio, Monogalia and and Allegheny are the rivers that provides educate water supply. यस, जिस तरीके से अभी हमने जमशेदपुर के अंदर देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी मतलब पिट्सबर्ग एरिया में भी इसकी फैसिलिटी, यस पिट्सबर्ग में भी जो है वही फैसिलिटी अवेलेबल है इसके, इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसलिए ये इंडस्ट्री जो है कहाँ पे, पिट्सबर्ग में लगाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, यस, मोस्ट ऑफ द लार्ज स्टील mills are the Pittsburgh itself. They are located in the valley of Monongahela and Allegheny River above Pittsburgh and River Ohio below it. The finished steel is transported to the market by both लैंड एंड वाटर रूट्स। यस, जो फिनिश स्टील था मतलब प्रोडक्ट्स बन के जो है वो वाटर रूट से एंड लैंड रूट से मार्केट एरिया में जाता था। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज बिसाइड स्टील मिल्स इज पिट्सबर्ग एरिया। स्टील इज यूज्ड एज देयर रॉ मटेरियल्स टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स, रेलवेज एंड हैवी मशीनरी। यस, यहाँ पे जो है इसके अलावा पिट्सबर्ग में स्टील मिल्स में बहुत से मतलब स्टील मिल्स के अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें यूज़ आते हैं, ठीक है, स्टील कंपनी से, जैसे रेल रोड एंड इक्विपमेंट्स, रेलवे एंड हैवी मशीनरी स्टील प्लांट से बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लॉथ इज वोवन फ्रॉम yarn एंड वीविंग इन एन एंशंट आर्ट। यस, क्लोथ जो है वो वोवन होता है यार्न से एंड वीविंग इज़ एन एंशंट आर्ट है, ये पुरानी कला है। कॉटन, जूट, वूल, कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ये सभी चीज़ें जो है क्लोथ्स बनाने के काम में आती है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय दैम द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स। फाइबर्स जो है वो क्या है, आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाइबर जो है रॉ मटेरियल का काम। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। ओके स्टूडेंट्स, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल, कॉटन, सिल्क, जूट एंड लाइनन। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड्स nylon, polyester, rayon and acrylic. One of the oldest industries in the world is the cotton textile industries. Yes, सबसे oldest industries जो है वो है cotton textile industry. Until 18th century, when the industrial revolution started, cotton clothes was made by using hand spinning techniques, wheels एंड लूम्स। यस, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो है 18th सेंचुरी में, ठीक है, तब जो कॉटन जो है वो हैंड स्पिनिंग्स टेक्निक से बनाया जाता था, हैंडलूम से, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स हेल्प इन द डेवलपमेंट। 18th सेंचुरी के बाद जो है पावर लूम्स जो हैं उससे इसमें डेवलपमेंट में मदद मिली ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनिशियली इन ब्रिटेन and later in other part of the world, Britain में and other part of the world. In present time, the important producer of cotton textiles are India, China, Japan and the USA.
यस, प्रेजेंट टाइम में जो है टेक्सटाइल्स का जो है सबसे प्रोड्यूसर एरिया जो है वो इंडिया है, चाइना है, जापान है एंड द यूएसए है. ओके स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ India has had a rich traditional and producing excellent quality of cotton clothes before the rule of Britishers. Indian hands spun and hand woven clothes had a very large market. Traditional fabrics such as muslin of Dhaka, calicos of Calicut, chintes of Machilipatnam, and gold wrought cotton textiles were in high demand in Europe. However, handmade cotton textiles producer way was very time consuming and was becoming expensive. Before the traditional cotton textile industry could not face the competition from the textiles mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through uh, mechanized industrial units. Initially, the first successful mechanized textiles mills was in the year 1854. Yes, 1854 में जो है फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल्स मिल्स की शुरुआत हुई थी इन मुंबई बाय द पर्शिया कॉटन मर्चेंट. The factors that favored the industrial setup here were warm, moist climate, port for importing machinery, availability of raw materials, and skilled labor, and these factors help in expanding textiles mills in the region. In this region, initially the textile industry flourished in the state of Maharashtra and Gujarat due to favorable humid climate. Yes, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा फली फूली महाराष्ट्र में एंड गुजरात में, वहाँ के ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से जो कॉटन के लिए ज़रूरी होता है. बट इन प्रेजेंट टाइम्स ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड artificially, and raw cotton is a pure materials and it does not lose weight, hence the industry has also spread to other part of India. Yes, लेकिन आज के टाइम में जो है ये जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है, और इस क्रिएट करने के कारण आज के टाइम में जो है ये बहुत सी जगहों पे रॉ मटेरियल्स मतलब कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो ओपन हो चुकी है. सम ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स आर कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत एंड पौंडीचेरी. ओके स्टूडेंट्स, यस, ये जो अभी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे इंडस्ट्री का. अब जो मैं आपको चैप्टर क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको इंडस्ट्री के लास्ट टाइम इंडस्ट्री के दिए थे, बट मैंने उससे भी पहले वीडियो में आपको कहा था कि एग्रीकल्चर के और क्वेश्चन आंसर बाकी है, बट इट्स माई मिस्टेक क्योंकि मैं वो देना भूल गई थी. बट अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ वो एग्रीकल्चर के दे रही हूँ. एग्रीकल्चर की टोटल 12 क्वेश्चन है, वो आपको गुड हैंड राइटिंग में एग्रीकल्चर वाले लेसन में करने हैं, इंडस्ट्रियल वाले में नहीं करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, यस, तो एग्रीकल्चर वाला जो है वो मैं आपको बताती हूँ कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं. यस, ये चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर वाला, इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन करने हैं, और ये 12 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से आपको करने हैं. यस, ये 12 क्वेश्चन करने हैं. आंसर द फॉलोइंग के जो मैंने दिए. एक्सप्लेन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन वेयर इट इज़ पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 179 पे. तो पेज नंबर 179 जो निकालेंगे हम, उस पर मिल जाएगा हमें ये कल्टिवेशंस का, शिफ्टिंग कल्टिवेशंस का. यस, ये जो आंसर है ये आपको करना है यहाँ से. ये हेडिंग दे रखी है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यहाँ से लिखे पूरा यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन का है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लांटेशंस एग्रीकल्चर एंड विच क्रॉप्स आर ग्रोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स. What is plantations agriculture and which crops are grown as plantation crops. इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 181 पे.
तो पेज नंबर 181 निकालेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये जो दे रखा है प्लांटेशन फार्मिंग, ये आपको पूरा टॉपिक इसमें लिखना है प्लांटेशन फार्मिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है थर्ड क्वेश्चन इसमें, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस एंड वीट। राइस एंड वीट के लिए हमें क्या बताना है, क्लाइमेट कंडीशन एंड सॉइल बताना है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 182 पे। तो पेज नंबर 182 राइस एंड वीट। ये देखिए, आपको राइस का लिखना है, पहले वीट का लिखना है। वीट के लिए जो है मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन and bright sunshine during harvesting, and crop grow best in well drained loamy soil. It is not very much dependent on water as compared to rice। ये wheat डाल के लिखना, और rice में लिखोगे, राइस में आपको ये लिखना है, अनदर इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑल्सो नॉन एज पैडी ग्राउंड एंड कंज्यूम्ड इन राइस। इट इज़ स्टेपल डाइट फॉर द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन फॉर राइस कल्टिवेशन इज बेस्ट सॉइल where it is can be grown as alluvial soil, clay soil which can retain water for a long period of time। ये इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फोर्थ है, हाउ कैन वी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये है पेज नंबर 184 पे। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं इसी तरीके से। पेज नंबर 184 पे, यस, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो पॉइंट्स हैं ये हमें लिखने हैं 1 to 8 पॉइंट्स, पूरे के पूरे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। ओके स्टूडेंट्स, यस, 8 पॉइंट्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है, नेम एनी 2 फाइबर्स क्रॉप्स एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो पेज नंबर 183 पे इसका मिलेगा फाइबर क्रॉप्स जो है, ये है इसका आंसर है। फाइबर क्रॉप्स देंगे, तो हमें 2 के पूछा है, तो इसमें 2 ही दे रखे हैं हमारी बुक में, कॉटन एंड जूट। तो कॉटन एंड जूट का पूरा के पूरा ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, विच आर द बेवरेज क्रॉप्स, वेयर आर दे ग्रो एंड अंडर व्हाट कंडीशंस आर द कल्टिवेटेड। तो बेवरेज क्रॉप्स का जो हमने फाइबर क्रॉप्स देखी थी उसके जस्ट नीचे बेवरेज क्रॉप्स का दे रखा है। यस, ये बेवरेज क्रॉप्स है, ये बेवरेज क्रॉप्स का हमें पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा बेवरेज क्रॉप्स का। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 7 नंबर का, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स फार्म सिस्टम। तो हमारा जो फार्म सिस्टम है वो हमें इसमें लिखना है। यस, ये देखिए, ये फार्म सिस्टम है, तो ये फार्म सिस्टम आपको इसमें लिखना है और ये डायग्राम भी बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, इस फार्म सिस्टम का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो हमें 8 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमें पेज नंबर 180 पे मिल जाएगा। यस, ये एक बॉक्स में ये फैक्ट्स फाइल्स में दे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये पूरा के पूरा आंसर इसके अंदर आ जाएगा जो दिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग एंड वेयर इट इज़ प्रैक्टिसाइड। तो मिक्स्ड फार्मिंग का हमें मिलेगा पेज नंबर 181 पे। यस, ये रहा मिक्स्ड फार्मिंग का। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग पूरा के पूरा आपको इसके अंदर लिखना है इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10 नंबर का वो है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो 184 पे इसका आंसर हमें मिलेगा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का। यस, यहाँ से लिखना है आपको, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ इन डिफरेंट, ये जो दे रखा है ना यहाँ से डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट 11 एंड 12 जो है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले हैं, मतलब डिफरेंस बताने। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 176 पे। पेज नंबर मतलब शुरुआत में आपको मिलेगा 176 पे।
ये आपको लिखने हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये इसके अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। एंड देन लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 12 नंबर का, वो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर में डिफरेंस बताना है। तो ये लेंदी भी है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये आपको बताने हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 179 पे है इसका आंसर। ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इसके अंदर जो है वो हमारे सभी आ जाएंगे, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, आप ये जो है मैंने जो लेसन पढ़ाया था उसके अंदर देखना, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो है आएगा आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये आ जाएगा, इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। और कमर्शियल वाले में आप लिखोगे कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, उसके 3 टाइप्स जो मैंने पढ़ाए थे, कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग, ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको समझ में आए होंगे आंसर्स। आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर्स के करने हैं, इंडस्ट्री वाले के नहीं करने हैं अभी। ओके, एंड गुड हैंड राइटिंग में करना, और जो नहीं आता है समझ में वो पूछ लेना। थैंक यू।